हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका गुरु एग्री क्लासेस पर। ठीक है, हम 12th एग्रीकल्चर का लेसन जो अपना चैप्टर था वो पहला स्टार्ट कर रखे थे, एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। इसमें हम लोगों ने जो आज का जो पार्ट है वो चौथा पार्ट अपना। इससे पहले जितने भी पार्ट है हम उसमें हम लोग क्या कर रखा है, एग्रोनॉमी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, और उसमें सॉइल का कुछ पोर्शन, सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा क्षरण, मृदा कटाव या मृदा अपर्दन या सॉइल इरोजन। ठीक है, आज की क्लास में हम कवर करेंगे मृदा क्षरण। क्या कवर करेंगे? मृदा क्षरण। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मृदा क्षरण एक ही बात है, आप लोग सुने, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि मृदा क्षरण, मृदा कटाव या मृदा अपर्दन या फिर उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। एक ही बात है, चाहे हम मृदा क्षरण कहें, मृदा कटाव कहें, चाहे मृदा अपर्दन कहें। ठीक है, होता क्या है मृदा क्षरण, मृदा अपर्दन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कई बार जैसे बारिश आती है, ठीक है, या फिर हवा चलती है। ठीक है, तो जैसे हवा का प्रेशर जब वायु पे हवा का प्रेशर जब सोइल सरफेस पे गिरता है या फिर जब बारिश होती है तो सोइल सरफेस से सीधा उसका क्या जो काइनेटिक एनर्जी होती है रेन ड्रॉप में वो उनसे संपर्क होता है, तो इनसे मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे पर चली जाती है, यानी मिट्टी का पृथक्करण व परिवहन हो जाता है। ध्यान रखना, जब भी क्षरण होगा तो मिट्टी का पृथक्करण व परिवहन होगा। ठीक है, तो परिभाषा की सबसे पहले मैं बात करूं किसे कहेंगे, तो किसे कहेंगे, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। ध्यान से सुनो। या फिर मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मृदा का पृथक्करण व परिवहन क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मृदा का पृथक्करण व परिवहन, ध्यान रखना, जब भी क्षरण होगा, मृदा कटाव होगा तो सोइल का पृथक्करण, जो मृदा है उसका पृथक्करण होगा ना, और जब मृदा का पृथक्करण होगा या परिवहन होगा तभी क्या होगा? मृदा क्षरण होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मृदा का पृथक्करण परिवहन क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। या मैं कहूं भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का क्या, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का क्या अपने स्थान से हटने की क्या कहते हैं? मृदा क्षरण कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे आप लोग देखते हैं अपने जो खाली फील्ड होते हैं, खेत होते हैं खाली, उनमें भी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर सड़क के किनारे होते हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर वो क्षरण देखने को मिलता है अपना। ठीक है, अपनी सतह से मृदा कणों का हटना, ठीक है, या परिवहन और पृथक्करण होना ही एक तरीके से कहूँ तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं मृदा क्षरण के प्रकार। इसकी बात करते हैं, मृदा क्षरण के प्रकार, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मृदा क्षरण के प्रकार की बात करें तो मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, कौन सा होता है? प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं नेचुरल इरोजन। ठीक है, अब क्या होता है प्राकृतिक क्षरण? ध्यान से सुनना। प्राकृतिक क्षरण क्या होता है? ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास ये कोई भी सोइल सरफेस है, क्या है? सोइल सरफेस। पहले समझ लेना ध्यान से। इसे सोइल सरफेस के ऊपर क्या है? कोई भी वनस्पति, ये क्या है? वनस्पति लगी है। क्या लगी है? कोई भी क्या लगी है? वनस्पति लगी। ठीक है, क्या है? सोइल सरफेस के ऊपर क्या है? ये वनस्पति। ठीक है, अब ये जो सोइल सरफेस है ये क्या है? सोइल सरफेस क्या है? वनस्पति से ढकी हुई है। किससे हुई है? किससे ढकी हुई है? वनस्पति से ढकी हुई है। जब ये वनस्पति से ढकी हुई, तो मैं कहूंगा वनस्पति से ढकी हुई मृदा में जल व वायु के द्वारा जो धीरे धीरे क्षरण होता है उसको प्राकृतिक क्षरण बोलते हैं। कैसे धीरे धीरे? कैसे? अब सुनना। जैसे ही वर्षा होगी, ठीक है,
क्या होगी, वर्षा होगी। अब वर्षा की जो बूंदे हैं उनका संपर्क सीधा सोइल सरफेस से नहीं होगा, पहले किससे होगा, वनस्पति से होगा। किससे होगा, वनस्पति से होगा। ठीक है, हवा चलेगी तो हवा का जो प्रेशर है सीधा किसमें, मृदा कणों में नहीं जाएगा, पहले किस पे जाएगा, वनस्पति पे जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो सोइल सरफेस है, ठीक है, जो सोइल सरफेस है उसके ऊपर वनस्पति है, तो मैं कह सकता हूं यानी वनस्पति से ढकी हुई मृदा में जल व वायु के द्वारा जो धीरे धीरे क्षरण होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक क्षरण बोलते हैं। ध्यान रखना, ये क्षरण मृदा निर्माण, ये क्षरण क्या करता है, मृदा निर्माण व मृदा विनाश दोनों में क्या रखता है, साम्य रखता है। क्या रखता है, साम्य रखता है। ठीक है, और ये विशेष हानिकारक नहीं होता। ये क्या नहीं होता, विशेष हानिकारक नहीं होता है। विशेष हानिकारक नहीं होता है। क्यों नहीं होता विशेष हानिकारक, क्योंकि परिवर्तन में क्या लगता है, क्या लगता है, परिवर्तन में क्या लगता है, समय लगता है। परिवर्तन में क्या लगता है, समय लगता है, और इसको मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा है, बता दिया हूं, स्टार्टिंग में से लिखा नहीं है, बता दिया है कि वनस्पति से ढकी हुई मृदा में जल और वायु के द्वारा जो धीरे धीरे क्षरण होगा, धीरे धीरे क्यों होगा, क्योंकि जो उसका इफेक्ट रहेगा उसको वेजिटेटिव जो लगी है यहाँ पर जो वनस्पति लगी है वो क्या कर देगी, कम। इस वजह से क्षरण क्या होगा, धीरे धीरे होगा। क्या होगा, धीरे धीरे। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्षरण होगा उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक क्षरण बोलते हैं। अब धीरे क्यों होगा मैंने बता दिया, क्योंकि जैसे ही वर्षा की बूंदें आएंगी तो इससे संपर्क होगा। पहले क्या होगा, वर्षा की बूंदों को जो अपना जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, उनसे संपर्क होगा तो उनका जो वेग तीव्रता है वो क्या हो जाएगा, कम। और सोइल इरोजन इतना नहीं हो पाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे होगा, उसे क्या बोलते हैं, धीरे होने के। अब इतना ही होता है, देखो जितना मृदा का निर्माण होता है उतना ही विनाश होता है, तो दोनों को बराबर क्या करता है, साम्य रखता है। अगली बात मैं करूं, इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती। इसमें विशेष हानि क्यों नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन में क्या लगता है, समय लगता है। परिवर्तन में क्या लगता है, समय लगता है, और इसको मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ये इतना हो रहा है, इसको क्या नहीं रोका जा सकता, मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा रहा है। पहला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है, प्राकृतिक क्षरण है। ठीक है, प्राकृतिक क्षरण के बाद जो दूसरा है अपना वो है कृत्रिम क्षरण। कौन सा है, कृत्रिम क्षरण। और ध्यान पूछा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, पूछा। कृत्रिम क्षरण में क्या है, इसको बोलते हैं त्वरित क्षरण। क्या बोलते हैं, त्वरित क्षरण, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, कृत्रिम, या फिर एसेलरेटेड। ठीक है, एसेलरेटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से सुनना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैं लिख नहीं रहा, फिर से ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों ना। अब अभी मैंने बताया है जो सोइल सरफेस थी उसके ऊपर वनस्पति है। क्या है, ये वनस्पति लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है, वनस्पति। ठीक है, अब इस वनस्पति को क्या करें, इस वनस्पति को पशुओं को चराकर या फिर इसको मानव के द्वारा खोद कर या जुताई करके नष्ट कर दें। क्या कर दें, जुताई करके क्या कर दें, नष्ट कर दें। ठीक है, जैसे मैंने इनको क्या कर दी, या तो इनको खोद कर नष्ट कर दिया जो सोइल सरफेस के ऊपर वनस्पति है, या फिर इसमें पशुओं को चराकर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो उसके बाद जो जल और वायु के द्वारा जो क्षरण होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे कृत्रिम क्षरण बोलेंगे। कृत्रिम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको पशुओं के द्वारा चराकर या फिर मानव के द्वारा खोद कर या जुताई करके क्या कर दिए, नष्ट। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, ये हानिकारक होता है। ये क्या होता है, हानिकारक होता है। ये क्या होता है, हानिकारक। अब ये हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि परिवर्तन में क्या नहीं लगता, परिवर्तन में क्या नहीं लगता, परिवर्तन में समय नहीं लगता, परिवर्तन में समय नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, समय। अब समय क्यों नहीं लगता, आप सुनना। अब मैं बात करूं, जैसे ही वर्षा की बूंदें आएंगी, ठीक है, जैसे ही वर्षा की बूंदें आएंगी
जैसे ही वायु हवा का क्या होगा, प्रेशर सोइल के जो कण है उनके ऊपर, तो ना इसमें कोई वनस्पति नहीं है, क्या नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है। सीधा संपर्क किससे होगा, सोइल सरफेस से होगा, किससे होगा, सोइल सरफेस से। जब इनका सीधा संपर्क किससे होगा, सोइल सरफेस से होगा, तो मृदा के कण क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे और आराम से बहकर उनका पृथक्करण व परिवहन जो होगा वो आराम से हो जाएगा। और पहले ही बता दिया है, जब सोइल का पृथक्करण और परिवहन होगा तो क्या कहलाएगा, मृदासरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मृदासरण कहलाएगा। और वायु के द्वारा भी वो क्या होंगे, आराम से हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ये हानिकारक होता है और परिवर्तन में समय नहीं लगता। और इस सरण को क्या मानव के द्वारा रोका जा सकता है, मानव के द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके द्वारा रोका जा सकता है, मानव के द्वारा रोका जा सकता है। और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, त्वरित सरण से आप क्या समझते हैं, त्वरित सरण से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बता दिया, आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, मानव व पशुओं के द्वारा होने वाले सरण को त्वरित सरण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जो सोइल सरफेस के ऊपर जो वनस्पति है उसको पशुओं के द्वारा चराकर या मानव के द्वारा खोद कर जुताई करके नष्ट कर दे, फिर जल और वायु के द्वारा होने वाले सरण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरित सरण बोलते हैं या कृत्रिम सरण भी बोलते हैं। और ये हानिकारक होता है, परिवर्तन में ज्यादा समय नहीं लगता और मानव के द्वारा क्या है, रोका जा सकता। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है, जिससे और भी मोटिवेशन मिल सके और आपको और भी अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो कवर किया है वो सोइल इरोजन की डेफिनेशन और टाइप ऑफ सोइल इरोजन। ठीक है, और आप सब लोग आज ना गूगल पे डालना टाइप ऑफ सोइल इरोजन, आप लोगों को समझ में आएगा। जब आप पिक देखोगे ना तो आपके माइंड में पिक बन जाएगी, होता क्या सोइल इरोजन। ठीक है, अब बात करते हैं मृदासरण की शक्तियां। किसकी बात करते हैं, मृदासरण शक्तियां। अब ध्यान रखना, मृदासरण की जो शक्तियां हैं, मृदासरण जो होता है वो दो शक्तियों के द्वारा होता है। कितनी शक्तियों के द्वारा होता है, दो शक्तियों के द्वारा होता है। वो दो शक्तियां हैं जल और वायु। कौन सी है, वाटर और एयर। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को वाटर कैसे करता है, वो कैसे करता है। एक एक के बारे में अच्छे देखेंगे। पहले देखेंगे वाटर इरोजन, जलीय सरण क्या देखेंगे, फिर उसके बाद वायु सरण। ठीक है, तो पहली शक्ति है वो है जलीय सरण, भी बोल सकते हैं इसको जलीय सरण, या फिर मैं लिखूं जल के द्वारा सरण, जल द्वारा सरण। ठीक है, या फिर मैं लिखूं क्या, वाटर इरोजन, क्या लिखूं, वाटर इरोजन। ओके, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जलीय सरण किसे कहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया सरण कब होगा, जब मृदा कणों का क्या होगा, पृथक्करण और परिवहन होगा, तभी क्या होगा, मृदा सरण होगा। अब जब मृदा का पृथक्करण और परिवहन जब जल के द्वारा हो तो वो कैसा सरण है, जलीय सरण है। कैसा सरण है, जलीय सरण है। कैसा है, जलीय। तो मैं कहूं, क्या कहूं, जल के द्वारा, जल के द्वारा मिट्टी के कणों का, मिट्टी के कणों का, मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या मैं कहूं पृथक्करण या प्रतिवहन, जल के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, जलीय सरण कहलाता है। या फिर मैं कह दूं, क्या कह दूं कि जल के द्वारा मिट्टी के कणों का पृथक्करण और परिवहन, जब पृथक्करण और परिवहन होगा तभी क्या होगा, सरण। अब बात करते हैं जलीय सरण के प्रकार। किसकी बात करते हैं, जलीय सरण के प्रकार की बात। किसकी बात करते हैं, जलीय सरण के प्रकार। जलीय सरण के प्रकार की बात करें तो जलीय सरण के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 4 हैं। हम इनको अवस्थाएं भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अवस्थाएं भी। पहली जो अवस्था है वो बौछार। कौन सी है, बौछार सरण, बौछार सरण। इसको बोलेंगे स्प्लेश इरोजन। क्या बोलेंगे, स्प्लेश इरोजन। क्या बोलेंगे, स्प्लेश इरोजन। सेकंड है, जानना एक दूसरे पे निर्भर है ना,
दूसरी है प्रत्सरण। कौन सा है? प्रत्सरण। सीट इरोजन। कौन सा है? सीट इरोजन। तीसरा जो अपने पास है वो रील इरोजन। कौन सा है? रील सरण। इसको क्या बोलेंगे? रील इरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रील इरोजन बोलेंगे। फोर्थ है वो है अवनालिका सरण। कौन सा है? अवनालिका सरण। इसको बोलेंगे गली इरोजन। गलियां तो देखे ना आप लोग कई बार, गली इरोजन, बड़ी बड़ी गलियां ना, सबसे विकराल अवस्था ये है ना गली, या इसी को बोलते हैं नालिका सरण। ठीक है। बौछार सरण, प्रत्सरण, रील सरण और अवनालिका सरण, ये चारों प्रकार है जलीय सरण के। अब बौछार सरण क्या होता है, एक एक की बात करते हैं, है ना। एक मिनट इनको मिटाता हूं मैं, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ बताता हूं आप लोगों को ना, इसको मिटाता हूं, है ना। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। जलीय सरण के प्रकार में पहला है बौछार सरण। बौछार सरण या फिर लिख लो स्प्लेश इरोजन। स्प्लेश इरोजन। अब सुनना होता क्या है। ये जो स्प्लेश इरोजन है, ये जलीय सरण की, ये जलीय सरण की प्रारंभिक अवस्था है। ये क्या है? जलीय सरण की प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक। जलीय सरण की कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था। जब जब वर्षा की बूंदें क्या होंगी, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जब वर्षा की बूंदें जैसे ही क्या होगी सोइल सरफेस पे गिरेगी, तो वो क्या कर देगी, जो सोइल के कण हैं उनको क्या कर देगी? बिखेर देगी। क्या कर देगी? उनको बिखेर देगी। क्या कर देगी? बिखेर देगी। ये जलीय सरण की प्रारंभिक अवस्था है। और जैसे ही वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तो वो जमीन के जो जमीन है उसके ऊपर जो मृदा के कण है उनको छिन भिन कर देती है, तितर बितर कर देती है, या बिखेर देती है। क्या कर देती है? कणों को खोल देती है। क्या कर देती है? जैसे ही सोइल वर्षा की बूंदें आगे इधर गिरेंगी, जैसे इधर गिरी तो यहाँ से कण क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ऐसा ही होगा जैसे जैसे वर्षा की बूंदें आएंगी, इनमें क्या काइनेटिक एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इस वजह से क्या होता है? क्या होता है? मृदा के कण खुल जाते हैं। और ध्यान रखना, आप लोगों को ये लिखना है कि जलीय सरण की प्रारंभिक अवस्था है, जैसे वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती है, तो जमीन पर गिरने के बाद जो मृदा के कण है उनको क्या कर देती है? छिन भिन कर देती है या फिर खोल देती है। ठीक है। उसके बाद करती क्या है? अगली अवस्था की बात करते हैं। दूसरी अवस्था कौन सी है? और ये जो सरण है ना, ये सरण वर्षा की बूंदों के आकार व गहनता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आकार व गहनता पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगला जो हमारे पास है सेकंड जो है, जो सेकंड जो अवस्था है वो प्रत्सरण। क्या है? प्रत्सरण। सीट इरोजन। सीट इरोजन। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था। इसमें क्या होता है? ये कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था। इसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, जैसे ही वर्षा की बूंदें आई और वर्षा की बूंदें कणों को क्या कर दी? अपने स्थान से छीन भिन कर दी। ठीक है। तितर बितर कर दी। क्या कर दी? इनको मृदा कणों को खोल दी। ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा था? गहनता और आकार। जैसे ही अब क्या होगा, ये कण खोलने के, जो वर्षा की बूंदें हैं क्या करती है? कणों को खोलने के बाद, यानी क्या करती है? उन कणों को खोलने के बाद क्या होती है? क्या करते हैं? जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती है, वर्षा की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, तो जो ये सोइल है, ये जो मृदा है, इसकी ऊपर वाली जो परत है वो पानी में घुलकर, पानी में क्या हो जाती है? घुल जाती है। और घुल कर इस जैसे एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है? स्थानांतरित यानी परिवहन हो जाता है। यानी पहले में तो क्या हुआ? मृदा के जो कण थे वो पृथक्करण हुए, और इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? परिवहन हुआ। तो यहाँ की जो उपजाऊ सतह थी, कौन सी थी? उपजाऊ जो परत थी वो बहकर क्या हो जाती है? चली जाती है। तो मैंने कहा था जब पृथक्करण का परिवहन होगा तो ही क्या होगा? मृदा क्षरण होगा। तो ये क्या हो रहा है? जैसे वर्षा की बूंदें आई, कणों को अपने स्थान से क्या कर दी? छिन भिन कर दी। तो जैसे ही वर्षा की मात्रा बढ़ी, और मात्रा बढ़ने के बाद जो कण थे किसमें पानी में घुल गए, वाटर में क्या हो गए? सोल्यूबल घुल गए, एक तरीके से घुल कर क्या हो गए? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए, पृथक्करण परिवहन हो गया। तो वो क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। ठीक है। अब उपजाऊ परत जब बह गई तो ये क्या होता है? हानिकारक होता है। कैसा होता है? प्रत्सरण क्या होता है?
हानिकारक होता है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी होती है? प्रतसरण होती है। कौन सी होती है? प्रतसरण होती है। ये हानिकारक क्यों होती है? क्योंकि जो उपजाऊ परत है वो पानी में घुलकर, आपने देखा होगा जब वर्षा का पानी होता है, वर्षा का पानी जब होता है ना, तो वो जैसे ही आता है तो आने के बाद जब बहता है तो वो उसमें गंदा पानी एक तरीके से, तो गंदा वो मिट्टी की वजह से होता है। ओके, तो घुलकर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अब ये हानिकारक होता है क्यों? क्योंकि उपजाऊ परत को क्या कर लेता है? बहा कर ले जाता है। क्या कर लेता है? बहा कर ले जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो सरण होता है ना, ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। इससे दिखाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। देखो, ये आंखों से क्या नहीं होता? दिखाई। जब पानी में घुलकर जाता है तब दिखता नहीं है, जैसे ही पानी रुक जाता है, ठीक है, पानी रुक जाता है उसके बाद उसमें दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। तो ये क्या होता है? आंखों से जब सोइल उपजाऊ जो बह के जाती है दिखाई नहीं देता है। तो प्रसरण में मैंने क्या बताया, जो मृदा के कण जो खोलने के बाद, जो बौछार सरण ने खोल दिए थे उसके बाद जो कण खुले थे वो क्या होते हैं? एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, परिवहन हो जाते हैं बहकर, तो क्या कहलाता है? प्रसरण कहलाता है। और ये सरण हानिकारक होता है क्योंकि जो मृदा का टॉप जो सोइल होता है, जो तरीके से उपजाऊ जो परत होती है वो क्या हो जाती है? बहकर एक स्थान से दूसरे पर चली जाती है। और ये सरण क्या होता है? आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। इससे दिखाई नहीं देता है, आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। अगला है रील सरण। कौन सा है? रील सरण। कौन सा है? रील सरण। कौन सा है बेटा? तीसरा। कौन सा है? रील सरण। कौन सा है? रील इरोजन। कौन सा है? रील इरोजन। ठीक। अब रील में क्या होता है? देखो, परतसरण जो होता है वो समतल खेत में होता है। कौन से खेत में होता है? समतल। लेकिन पूरा खेत क्या नहीं होता? समतल तो होता नहीं, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है? ढलान होता है। और जब उसमें कहीं ना कहीं ढलान होता है तो जो पानी होता है वो ढलान की ओर बहने लगता है। जो पानी होता है वो क्या होता है? ढलान की ओर बहने लगता है। और जब वो पानी ढलान की ओर बहता है तो खेत में क्या पड़ जाती है? छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? छोटी छोटी नालियां पड़ जाती हैं। ये छोटी छोटी नालियां ये रील कहलाती है। क्या कहलाती है? रील कहलाती है। ये छोटी छोटी नालियां क्या कहलाती हैं? रील कहलाती है। और इसे ही क्या बोलते हैं? रील सरण बोलते हैं। हालांकि ये जो छोटी छोटी नालियां हैं ये कृषि क्रियाओं द्वारा, कृषि क्रियाओं के द्वारा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे जुताई करने पर क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती है। जुताई करने पर क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना, पहली मैंने क्या बताई, दूसरी क्या बताई, तीसरी भी क्या बता दिया आप लोगों को। चौथी जो अवस्था है, ये जो प्रकार है वो है अवनालिका सरण। कौन सा है? अवनालिका सरण। कौन सा है? अवनालिका। ध्यान रखना, अवनालिका, या इसको बोलते हैं नालीदार। क्या बोल देते हैं? या इसको बोल देते हैं गलीरोजन। कौन सा? गलीरोजन। ध्यान रखना, ये सबसे हानिकारक है। क्या है? सबसे हानिकारक। सोइल की इसमें क्या होता है? ये सबसे हानिकारक है। और इसमें क्या, देखो नाम गली, इसमें बड़ी बड़ी गलियां बन जाती है एक तरह से। ठीक है, छोटी परत है ना, छोटी परत, सॉरी छोटी छोटी नालियां जो बन रही थी ना, ये मैं कहूं तो रील सरण की बढ़ती अवस्था है। किसकी बढ़ती अवस्था है? ये रील सरण की बढ़ती अवस्था है। ठीक है, क्या है? रील सरण की क्या है? बढ़ती अवस्था है। क्या है? रील सरण की बढ़ती अवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो छोटी छोटी नालियां बनती है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी नालियां क्या हो जाती हैं? और भी गहरी हो जाती है। क्या हो जाती है? और भी गहरी। जैसे ढलान होता है, ढलान पानी की ओर बहता रहता है, और ढलान जैसे जैसे ज्यादा होता है तो ये नालियां क्या हो जाती हैं? और भी गहरी बनती जाती है। क्या बन जाती है? और भी गहरी बनती जाती है, जिनको कृषि क्रियाएं करके क्या नहीं कर सकते हैं? समाप्त नहीं कर सकते। कृषि क्रियाओं द्वारा क्या नहीं कर सकते? जुताई करके क्या नहीं कर सकते हैं? समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, समाप्त। बड़ी नालियां बन जाती है तरीके से। देखे होंगे आप लोग, जब सड़क के पास बारिश होती है तो सड़क के पास कई बार ज्यादा बारिश हो तो कटाव लग जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े कटाव लग जाते हैं जिनको क्या नहीं कर सकते? कृषि क्रियाएं करके समाप्त नहीं कर सकते, है ना। आप लोग सर्च करना गूगल पे गलीरोजन, ठीक है, इस नाम से सर्च करना, आप लोग को दिख जाएगी कितनी बड़ी बड़ी नालियां बनती है। ठीक है, तो ये क्या है? रील सरण की बढ़ती अवस्था। जिस तरफ ढलान होता है, जिस तरफ ढलान होता है उधर पानी बहता है। जैसे ढलान ज्यादा होता है तो क्या होता है?
नालियां बढ़ती जाती है, ठीक है, और जुताई करने के बाद क्या नहीं होती, समाप्त नहीं होती। और ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जलीय शरण की सबसे विकराल अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये? सबसे विकराल अवस्था है, सबसे हानिकारक अवस्था है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी गहरी नालियां बन जाती है जिनको कृषि क्रियाएं करके क्या नहीं कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कौन सा कवर किया है, ठीक है, हमने ये चारों की हैं। इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक भी देख लेते हैं, 2 मिनट का टॉपिक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका संरक्षण अगले क्लास में हमने जो पार्ट अगला उसमें करेंगे, ठीक है। तो जलीय शरण की कितनी अवस्थाएं? 4। पहली बौछार, दूसरी परत, तीसरी ड्रिल और चौथी अवनाली। चारों एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? ध्यान से सुनना। मैंने बताया सबसे पहले जैसे सोइल सरफेस है उसके ऊपर जैसे वर्षा की बूंदें आएंगी, वर्षा की बूंदों में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जहां से सब होगा मृदा कण क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जैसे ही मृदा कण अपने स्थान से बिखर जाएंगे, खुल जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वर्षा जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी तो वो पानी बहेगा, और जब बहेगा तो क्या होगा, जो उसमें उपजाऊपन था वो भी बहकर एक स्थान दूसरे पर चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परक्षरण। और ये हानिकारक क्यों? क्योंकि मृदा का उपजाऊपन जो है वो समाप्त हो रहा है। और अगला है ऋणसरण। जब अब ये परक्षरण क्या हो रहा है, समतल खेत में होता है, लेकिन पूरा खेत समतल तो होता नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, ढलान होता है, और जब ढलान की ओर बहते हैं तो छोटी छोटी नालियां बन जाती है। हालांकि नालियों को क्या कर सकते हैं, कृषि क्रियाएं करके, जुताई करके नष्ट कर सकते हैं, इसे रील बोलते हैं, ठीक। अगला है अवनालीकरण, यानी ढलान बढ़ती जाती है, और ढलान जब बढ़ती जाती है तो नालियां इतनी गहरी हो जाती है कि जुताई करके भी क्या नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, और ये सबसे विकराल अवस्था है, ठीक है। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले कारक है जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इफेक्टिव फैक्टर है ना। अब ध्यान से सुनना, इसको प्रभावित करने वाले कारक पहला है जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। दूसरा जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला वो है स्थलाकृत, टोपोग्राफी, ठीक है। तीसरा जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला मृदा गुण, सोइल प्रॉपर्टी, और चौथा इसको प्रभावित करने वाला वो वनस्पति का प्रभाव, वेजिटेशन। अब ध्यान से, जलवायु कैसे प्रभावित करती है, ध्यान से सुनना। अगर वर्षा की मात्रा, किसकी मात्रा, वर्षा की मात्रा क्या है, अधिक है, वर्षा की गहनता क्या है, अधिक है, वर्षा की तीव्रता क्या है, अधिक है, ये सब क्या है, अधिक। तो अगर कम समय के लिए वर्षा होगी, तो कम समय के लिए वर्षा होगी तो भी मृदाक्षरण क्या होगा, मृदाक्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, गहनता और तीव्रता ज्यादा होगी, तो कम समय तक वर्षा होगी तो भी मृदाक्षरण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वर्षा की बूंदों को मात्रा कम होगी, उनकी गहनता कम होगी और तीव्रता भी कम होगी, और लंबे समय तक वर्षा होगी, क्या होगी, लंबे समय तक वर्षा होगी, तो भी मृदाक्षरण क्या होगा, कम होगा। ध्यान से सुनना, अगर वर्षा की मात्रा कम है, गहनता कम है, तीव्रता कम है, ये तीनों कम है, और लंबे लॉन्ग टाइम भी क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, तो क्या होगा, मृदाक्षरण क्या होगा, कम होगा, जलीय शरण क्या होगा, कम होगा। अगर ये तीनों अधिक हैं, तो अगर थोड़े समय के लिए भी वर्षा हुई ना, तो जलीय शरण क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। अब स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है, आप लोगों को बता दूं, ये कैसे प्रभावित करेगी, जैसे जैसे ढलान बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, ढाल या ढलान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जलीय शरण भी क्या होता जाएगा, क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मृदा का ढलान कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। कैसे, ध्यान से सुनना, कैसे बढ़ेगा, जैसे ये क्या आपने ढलान है, ठीक है। अब जैसे ही वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा हुई तो पानी क्या होगा, जैसे बह के आएगा, ठीक है। अब इस ढलान में क्या होगा, पानी तुरंत बहेगा नीचे, पानी जब तुरंत बहेगा, एक तो समतल मृदा उसके अपेक्षा तुरंत बहेगा, तो इधर बह के जाएगा, तो उस पानी को सोखने का टाइम, उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, और उस मिट्टी को उसको सोखने का क्या नहीं मिल पाएगा,
टाइम नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा? टाइम। तो जितना अधिक, जैसे जैसे डाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जिलेशन भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे डाल कम होगा वैसे वैसे जिलेशन क्या होगा? कम होता जाएगा। अगला है मृदा गुण। अब मैं बात करूं मृदा गुण की, एक तो अपने पास बालू मिट्टी है, ठीक है, और एक अपने पास चिकनी मिट्टी है। मृदा गुण में आप लोग को है सोइल प्रॉपर्टी, आप लोग बता रहे कि मृदा कणाकार होते हैं, मृदा संरचना होती है, ठीक है, मृदा जल होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो ये सब चिकनी मिट्टी में ज्यादा होंगे। ठीक, अब बालू मिट्टी में क्या होगा? कणों का बिखराव ज्यादा होता है, इसमें कणों का बिखराव इतना नहीं होता है, तो जलिएशन इसमें क्या होगा? ज्यादा, और इसमें क्या होगा? वनस्पति का प्रभाव की बात कर ले तो वनस्पति के प्रभाव में क्या होगा? ध्यान से सुनना, जितनी अधिक, जिस सोइल पर जितने अधिक वनस्पति होगी उसमें उतना ही कम क्या होगा? जलीय शरण होगा। क्यों होगा जलीय शरण उतना ही कम? ध्यान से सुनना, एक बता देते हैं आप लोगों को ना, कैसे होगा। अभी ये अपने पास सोइल है, ये सोइल है, इसके ऊपर क्या है? ये कोई वनस्पति लगी है, ठीक है, क्या है? वनस्पति लगी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या लगी है? वनस्पति लगी है, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधे क्या है? लगे हुए हैं, ठीक है, ये लगे हुए। अब सर कैसे? जैसे ही वर्षा आएगी इस सोइल सरफेस पे तो उन वर्षा का बूंदों का संपर्क किससे होगा? वनस्पति से होगा। अब जब वो वनस्पति से होगा तो उसका वेग क्या होगा? कम होगा। अब जब उसका वेग कम होगा तो कण, मृदा कण जो बौछार है, बौछार थी, वो कम कण खुल पाएंगे। अगर मृदा के कण कम खुलेंगे तो बह कम पाएंगे, बहेंगे कम, और जब बहेंगे कम तो क्षरण भी क्या होगा? कम। दूसरी बात, जब उनका वेग कम हुआ तो अब क्या होगा? जैसे यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, ये तो बौछार क्षण तो कम होगा, अगर बौछार होगा तो आगे क्षण भी कम होंगे। अब पानी क्या होगा? इधर गति करेगा, इधर ढलान इधर बहेगा, तो पानी क्या होगा? जैसे इनके जो तना है इनसे टकराएगा। अब ये क्या, मृदा कणों को भी इनकी जड़ें बांध के रख रखी है, और ये इधर की तरफ गति करेगा पानी, तो पानी क्या होगा? रुक रुक कर गति करेगा, ठीक है, क्योंकि पहले इससे फिर इससे टकराएगा, तो रुक रुक कर गति करेगा, तो पानी को क्या मिल जाएगा? अवशोषित करने का टाइम मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही उनका वेग कम होगा, उतना ही गति कम होगी, उतना ही, ठीक है, तो उतना ही जनरेशन होगा, मिट्टी कणों का पृथक्करण और परिवहन भी कम हो पाएगा। और क्षरण क्या होता है? मिट्टी के कणों का पृथक्करण और परिवहन क्या होता है? क्षरण। अगर कणों का पृथक्करण होगा, पृथक्करण मतलब वो टूटेंगे, एक बौछार क्षरण आया, सोइल सरफेस के ऊपर गिरा और कण बिखर रहे थे, ठीक है, अगर बिखरेंगे तो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपके आरबीएससी जो बुक है, जो आरबीएससी है बोर्ड, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको बता दूं मैं, जेट में कैसे पूछे जाएंगे, या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह में कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे कौन से जलीय शरण की अवस्था है, ऐसी कौन से जलीय शरण की अवस्था है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें बौछार, तीसरा है परत क्षरण, इसको क्षरण कर लेना, ठीक है, और तीसरा है रील क्षरण, और चौथा है अवनालिका क्षरण, ठीक है। दूसरा जलीय शरण की सबसे विकराल अवस्था कौन सी है? जलीय शरण की सबसे विकराल अवस्था कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन अवनालिका शरण, दूसरा परत क्षरण, तीसरा नीचे लिख रहा हूं ना, तीसरा है बौछार क्षरण, और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, कमेंट करके इनके आंसर बताना। तो अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है, जो अपना आज वाटर रिविजन पढ़े हैं, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आप कमेंट करके क्या दोगे? आंसर दोगे, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगी है तो कमेंट करना, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिल सके और आपको और अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सके, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इसका अगला जो पोर्शन है वो आगे कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।